वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में चर्चित गैंगरेप मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बता दें कि केस में अब तक 23 नामजद में से 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आरोपियों के परिजन और अधिवक्ता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात कर इंस्टाग्राम चैट्स और घटना के दिन की वीडियो फुटेज सौंपते हुए दावा किया कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपियों से मिली थी। उनका कहना है कि ये पूरा मामला साजिशन रचा गया है और उनके बेटे निर्दोष है। इस दावे के बाद पुलिस कमिश्नर ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जाँच दल SIT का गठन किया है, जिसे 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। परिजन ने कहा, हमारे बच्चों को फंसाया गया है, हमने पुलिस को सारे सबूत दिए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा, हर पहलू की निष्पक्ष जांच होगी, सत्य ही सामने आएगा। आरोपी परिवार के द्वारा देखिए जनपद हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे CCTV फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती भी दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि FIR में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को साबित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा FIR में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफे में ले जाता है, अपने साथी के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहां भी सोती है, फिर एक दिन IP मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, IP मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की। देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान उसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। क्या माना जा रहा है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनजर SIT गठित हुई है। SIT रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट करें। देखिए, जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी
डॉक्टरों ने नहीं लिखी है, और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे ही प्राप्त होगी उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित किया जाएगा। तो ठीक है साहब, ये 14 गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी सेंटर मसाज सेंटर वगैरह की चर्चा की गई है, क्या पुलिस को ऐसा कहीं कुछ मिला या देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। कल भी इस तरह के जो तथाकथित गलत कार्य वाले जगह बताई गई थी, वहां पर पुलिस ने अपनी छापेमारी की है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधी साहब, इसमें जो 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मतलब वो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे या उसमें भी कोई गलत लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुकदमा 6 तारीख को लिखा गया था, अभी 10 दिन की विवेचना इसमें हुई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी हमको, ये विवेचना आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 14 लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ निर्दोष हों, क्योंकि जो कोर्ट में बयान दिया गया है उसमें कुछ लड़कों के नाम लड़की ने नहीं ली है, उनको हटा दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर पुलिस पुनः जांच करेगी। जिनको पहले लड़की के बयान के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जेल भेजा गया था और न्यायालय में जो बयान दिया गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उन लड़कों के नाम नहीं है, तो इसकी पुलिस नए सिरे से जांच करेगी और एविडेंस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। इसमें 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है और 4 तारीख को ये इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है, और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोज दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफे पहुंच रही हूँ। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफे पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है, कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी। काफी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है। लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनजर इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बल्ला जोन के डीसीपी हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बल्ला है, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्ट्रक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी
अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धन ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहां से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही तो वहां पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफे में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहां पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं FIR में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। व्यापार मंडल के लोगों ने, श्री गुड्डू मलिक जी ने, शहर के सभी सामाजिक लोगों ने आके एक ज्ञापन दिया है जो गैंगरेप वाला मामला हमारे वाराणसी में हुआ है उसके बारे में। इनका कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और जो निर्दोष हों उनके साथ किसी तरह की कोई भी बदसलूकी या किसी की तरफ दुर्व्यवहार न किया जाए, वो जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में मैंने ये ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जैसी भी होगी आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। पिनाक पानी द्विवेदी, SDM। मैं दिलशाद अहमद, प्रमुख समाज सेवी। आज ज्ञापन गया है क्या? क्योंकि पहले जो ये घटना चली है पूरे शहर बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चली कि एक महिला के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया और उसका अपहरण हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला शक्तिकरण का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कहीं ना कहीं इस महिला शक्तिकरण के नाम पे गुमराह हो रहा है। उसी गुमराहियत को लेके जिस तरीके से पीड़ित परिवार, पुलिस ने किस तरीके से उत्पीड़न किया है, बहुत लोगों का अत्याचार हुआ, बहुत लोग अपने घर छोड़ कर चले गए, उसी को लेकर आज हम लोग CP साहब से बात किया है और अपनी बात रखी है। CP साहब से हम लोगों ने कहा कि अगर इस महिला के साथ किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिली चाहिए, लेकिन उस महिला के नाम पे पुलिस और जो लोग परिवार को उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ उत्पीड़न ना हो और उसकी पूरी जाँच हो। क्योंकि महिला हेपेटाइटिस B की भी शिकार है, नशे की भी शिकार रही है और उसका अपहरण भी हुआ है। क्योंकि 30 तारीख के हमारे परिचित जो पीड़ित परिवार है उनके घर गए थे, सेवई खाने गई थी 30 तारीख को, उन्होंने त्योहारी भी दिया उस महिला को और उसके बाद ये बता रही कि 29 तारीख को अपहरण भी हुआ है। तमाम वो बात जो थी हम लोगों ने CP साहब को रखा है और CP साहब ने हम लोग की बात को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरा आश्वासन दिया इसकी जाँच कराएंगे। जाँच कराने में जो लोग बेकसूर पकड़ाए हैं उसके साथ भी न्याय होगा। जी भैया, मैं गुड्डू मलिक, समाज सेवी, शहर बनारस का। आप हमारे दिल्लू भाई हैं, दिलशाद अहमद, और ये राशिद भाई हमारे हैं, छोटे भाई हैं। ये दाल मंडी व्यापार सभा के जो है अध्यक्ष हैं। और चूँकि बनारस में ये काफ़ी दिन से मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है मीडिया द्वारा, और सोशल मीडिया पे तरह तरह की गंदी चीज़ें जो हैं बार बार आ रही हैं, और उसी मुद्दे को लेके हम लोग आए थे CP साहब के पास कि कम से कम ये देखा जाए अगर उसके साथ अगर रेप की घटना हुई है तो जो लोग उसमें शामिल हैं उनको देखा जाए और जो बेगुनाह हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ एक महिला आई हैं, उन्होंने बताया जब लड़की की वो बता रही है कि 29 उसकी माता जी ने जो एप्लीकेशन दी है, FIR लिखाई है, उसमें वो बता रही हैं कि 29 तारीख को हमारी लड़की घर से लापता हुई और 4 तारीख को बरामद हुई। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके घर का या हमारे घर का कोई मेंबर, वो भी लड़की, अगर 29 तारीख को घर से गायब हो रही है और 4 तारीख को अगर मिल रही है तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 तारीख तक पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। दूसरी बात ये गौर करने वाली है कि हमारे साथ एक, जिनको हम लोग कह देंगे चूँकि हमारे साथ हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो पीड़ित हैं। वो महिला आई हैं, वो लड़की आई है इनके घर पे आके 31 तारीख को जो ईद का दिन है उस दिन आके सेवई खाई है और उसके बाद जो है
उनकी माता जी से लड़के की वो त्योहारी भी ली है, गले में ली है, तो फिर कहाँ से किडनैप का सवाल आया? घर से वहीं खाई थी वो लड़का? वो है साथ में हमारे पीड़ित पीड़ित महिला आई हुई हैं। आज सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने कहा है कि चूंकि हम लोगों का मानना भी ये है कि हमारे कमिश्नर साहब जो है बड़े लोकप्रिय हैं, सारे लोगों का साथ देते हैं। हमारे मोदी जी का ये सांसदीय क्षेत्र है, हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के लिए गलत तरीके से मुद्दा उठाएं जिसमें हमारे पीएम साहब की बदनामी हो, समझ रहे हैं। तो सीपी साहब ने, चूंकि हम लोग जानते थे कि इनके यहाँ से न्याय मिलेगा, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। आलम ये हो गया है शहर के अंदर का, इन बच्चों के घर में आज लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। कोई मेहमान आ रहा है तो लोग कहला दे रहे हैं कि हम घर पे हैं नहीं। तो ये दहशत का माहौल है। इससे हम लोग संतुष्ट हैं कि सीपी साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं।